India is a country where brands don't just sell, they inspire, transform and lead. Hindustan ke Mahabrands by HT Media is this platform that goes beyond the usual business talk. We bring together visionaries who build brands that matter, leaders who aren't just building companies by shaping culture, influencing industry and setting new benchmarks in innovation, but delivering relevance and impact. The series will feature deep dive conversations with founders, institution builders and CXOs. And we'll look at not just what they've built, but how they've been building and staying ahead of change. These are stories of clarity in chaos, strategy in disruption, and purpose in growth. And today, we have the founder president of Graphic Era University, Dr. Ghanshala. He started from a very modest tech training institute in 1993 and has now gone on to become India's top universities. Professor Ghanshala's story is a case study in vision-led brand building. Under his leadership, Graphic Era has become a globally aspiring institution, deeply rooted in digital-first thinking and innovation, and delivering impact. And this conversation today will go beyond education. And it's about the mindset that builds institutions that last and how brand, technology and leadership comes together in one of the most complex sectors in the country. Lovely to have you today here, sir. The conversation today will go beyond just education. ये उस माइंडसेट को पकड़ने की कोशिश करेगा जो कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बनाता है जो सदियों दर चलते हुए आए, एंड हाउ ब्रांड, टेक्नोलॉजी, लीडरशिप आप ये सबको एक साथ लेके आए एंड कम्स टुगेदर इन डिफाइनिंग व्हाट आई बिलीव वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर्स इन द कंट्री. आपके हिसाब से सर, ग्राफिक एरा जब आपने शुरू की तो आइडिया ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तब भी इवॉल्व हो रहे थे. क्या चला आपके मन में, आपने क्यों शुरू किया ग्राफिक एरा? देखिए, मैंने 1992 में आफ्टर डूइंग माय इंजीनियरिंग, सो इन 1993 आई स्टार्टेड ग्राफिक एरा एंड एज द नेम सजेस्ट आई वाज डीलिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स. सो आई वांटेड टू गिव ट्रेनिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसलिए ग्राफिक एरा शुरू किया, इसलिए नाम ग्राफिक एरा हो गया. और I was trainer for authorized trainer for CAD also at that time. लेकिन जैसा कि होता है देहरादून जैसी जगह में उस समय ग्राफिक्स एक बहुत ही नई चीज़ थी. मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब विंडोज़ 95 भी नहीं आई थी और इंटरनेट भी नहीं था. मोडेम भी आवाज़ करते थे तब. मोडेम था नहीं उस समय, 95 से हुआ ये सब कुछ. मोडेम वगैरह तो विंडोज़ 95 आया तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई. मैं तो उस समय की बात कर रहा हूँ जब विंडोज़ 3.1 हुआ करता था. और जब हम लोग 4 MB ऑफ रैम मैक्सिमम रखा करते थे या 120 MB की हार्ड डिस्क होती थी. आई हैव स्टार्टेड ग्राफिक एरा विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 29,000 रुपीज़ वेयर आई असेंबल्ड अ 386 कंप्यूटर विच वॉज हैविंग 2 MB ऑफ रैम. तो उस समय की बात कर रहा हूँ. तो एक ग्राफिक्स में ट्रेनिंग देने के लिए उस समय ग्राफिक एरा शुरू किया. और आइडिया ये था कि ये उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनको एक नए फील्ड का एक्सपोजर दिया जाए. एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि आगे आने वाला टाइम जो होगा वो ग्राफिक्स का होगा. और वो हुआ भी. 95 में विंडोज़ 95 आया, उसके बाद आपके इंटरनेट, वेब वगैरह सब कुछ चला. तो जब आपने सर आपने अपनी जर्नी शुरू की, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स, आपकी 0 to 1 to 100 वाली जर्नी है जो आजकल के सारे मार्केटर्स यूज़ करते हैं. तो जब आपने ये 29,000 से शुरू जब आपने किया, ये ऐसे बहुत सारे टाइम बीच में आए होंगे जिन्होंने आपकी कन्विक्शन और आपके लगन को और आपके इन सब को टेस्ट किया होगा, आपके पेशेंस को भी टेस्ट किया होगा. क्या उनके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं आप? जी, जब मैंने शुरू किया तो एक तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया. तो उससे ये होता है कि जो लोग नया शुरू करने वाले हैं, अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं तो बैंक वगैरह का दबाव नहीं रहता. और अपने घर में लिविंग रूम के एक पोर्शन से किया तो मुझे कोई रेंट वगैरह भी नहीं देना था. और आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि उस समय मेरे लिए इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता था और डिफ़िकल्ट वर्ड भी मेरी डिक्शनरी में नहीं था उस समय. तो
मैं अपने जो भी आइडिया होता था फर्मली उसमें बिलीव करता था और चलता चले जाता था। और जैसे आपने दिक्कतों की बात की, तो पहली दफ़े, क्योंकि उस समय हम लोग यूपी में थे, उत्तराखंड था नहीं, तो यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कुछ इंजीनियर्स दे वांटेड टू लर्न कैड, तो उन्होंने हमारे यहाँ यमुना कॉलोनी में उनका वो था, ऑफिस था, तो उन्होंने अपने आप कंट्रीब्यूट करके मेरी फ़ीस अरेंज करके वहीं मेरे कंप्यूटर लगा लिए कि ऑफिस के खाली टाइम में हम लोग सीख लेंगे। और उन्होंने मुझसे कैड सीखना शुरू किया। कुछ दिनों बाद एक न्यूज़पेपर, मुझे नाम अभी भी याद है, ऐसे न्यूज़पेपरों के नाम बड़े अजीब से होते हैं, आक्रोश उसका नाम था, और उसमें एक खबर छपी कि ग्राफिक एरर ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लगाया लाखों का चूना। तो वो लोग तो अपने आप फीस दे रहे थे। पहली दफ़े नाम आया, मीडियम क्लास फैमिली का मैं एक बच्चा था, और हम लोगों का रहता है कि भाई फैमिली का नाम सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैंने कहा ये तो कैसे हो गया, पूरे घर का नाम ख़राब हो गया, कैसे छाप दिया इसने, ऐसा तो हुआ ही नहीं। बहुत बुरा लगा, और बुरे लगने के प्रोसेस में ही था, तो शाम को उसका जो न्यूज़पेपर वाला था वो मेरे पास आ गया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। उससे मेरी उम्र की करीब, मेरे ख्याल 24 साल के करीब थी। काफ़ी तेज़ गुस्सा आया उस पर। मैं उस पर चिल्लाया। उसने कहा आप इतने गर्म क्यों होते, मैंने आपको ग्राफिक एरर के बारे में अगर लिख रहा हूँ लाखों का चूना लगाया, तो इसका मतलब आपको लाख तक तो ले आया मैं, और आप मुझे थोड़ा सा चंदा दे दीजिए, मैं इसका खंडन छाप दूंगा अगले दिन। तो उस दिन से मुझे लगा कि, और मैंने एक लेसन लिया कि आपको कभी ओवर रिएक्ट नहीं करना है। स्पेशली जो मीडिया होता है, उसमें तो प्रिंट मीडिया ही होता था, तो इसके केस में अगर वो आपके बारे में कोई ऐसी चीज़ छाप दें जो है नहीं, स्टिल यू शुड नॉट ओवर रिएक्ट। आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करें। तो अगर आप इग्नोर करेंगे तो उसकी अगली सीरीज़ नहीं छपेगी। सर एक और चीज़ बताइए, जब आपने ग्राफिक एरर शुरू किया, आपने दो चीज़ 100% नोटिस की होगी। क्यों ग्राफिक्स आपको लगा कि वो एरिया है, वो फील्ड है जो देहरादून में उस टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है? क्या चला आपके मन में? देखिए, देहरादून में तो ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा घर देहरादून में था, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देहरादून। फिर हमेशा था कि अपने जो हमारा हिली रीजन ऑफ यूपी था, उसमें उत्तराखंड तो था नहीं, इसके लिए कुछ करना है। और ये भी था कि देहरादून एक बहुत बड़ा मार्केट है, आप जानते हैं, स्कूल्स में इतनी अच्छी टैलेंट है। Correct. उसके बाद एकदम से वैक्यूम हो जाता था कॉलेजेस, इस खाली ट्रेडिशनल कॉलेजेस थे, प्रोफेशनल एजुकेशन देने वाले कॉलेजेस नहीं थे। तो ये एक रीज़न था कि भाई एक तो मेरा घर था, बाकी मैंने बताया कि इनपुट वहीं से आना था, तो इसलिए देहरादून से शुरू किया। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपकी टेक्स्ट से और फिगर से इमेज ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है, पिक्चर ज़्यादा बोलती है। तो इसलिए था कि ग्राफिक्स ने तो आना ही आना है आगे, इसलिए नाम भी ग्राफिक एरा रखा कि आगे आने वाला एरा ग्राफिक्स का होगा। आजकल की यूनिवर्सिटीज़ टैलेंट तो ग्रैब करती हैं, उनको अटेंशन भी चाहिए रहता है। और आपको नहीं लगता सर ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गई है? देखिए, इंडस्ट्री बहुत क्राउडेड हो गई है, और इसमें बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जिनका एजुकेशन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और ये हर इंडस्ट्री में होता है। आप कोई भी चीज़, सपोज़ आप अगर कोई चाय की भी एक अच्छी सी दुकान आप लगाओ, बहुत सी भीड़ हो गई, तो उसके चारों तरफ आपको दुनिया भर की दुकानें बाद में दिखाई देंगी। ये होता है, लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है। तो कुछ समय के बाद सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट यहाँ पे भी होगा, तो आगे जाके कंसोलिडेशन होगा। क्या है ये फिटेस्ट वाले वैल्यूज़ जो आपको लगता है कि होने चाहिए और लोग नहीं डिप्लॉय कर रहे? या आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे कौन से वैल्यूज़ हैं जिन पे आपकी यूनिवर्सिटी बनी पड़ी है? देखिए, जब आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं तो आप जिंदगियां बना रहे हैं, तो आपको रियलाइज़ भी होना चाहिए कि आप लोगों की लाइफ बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो ये पहली चीज़ है, दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। तो ये इट इज़ जस्ट नॉट लाइक दैट कि किसी ने कोई एक, क्या कहते हैं, एक चीनी मिल लगा दी, कोई और फैक्ट्री लगा दी, और तीसरा पीपल से, दिस टाइप ऑफ पीपल से कि मैंने एक इंस्टीट्यूट भी डाल दिया है। करेक्ट। एंड दे जस्ट थे, मैंने इंस्टीट्यूट डाल दिया, मतलब दे जैसे एक फैक्ट्री मशीन, वो एफिलिएशन वगैरह ले लिया तो काम पूरा हो गया। इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश होने में 10 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं, क्योंकि उससे जो आप प्रोडक्ट निकालेंगे वो एम्प्लॉयबल होना चाहिए,
फिर वो उसमें कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए कि वो बार बार एम्प्लॉयबल, जो बैच निकल रहा है सबको अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। फिर मार्केट का कोई फीडबैक भी होगा, इंडस्ट्री का फीडबैक होगा, वो फीडबैक भी आपको अपने प्रोसेस में शामिल करके और इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो अब अगर आप देखें, आप ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ को देखें, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को देखें, तो हमारा आगे जो कंपटीशन होगा सैकड़ों साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ के साथ होता है। तो अगर हमने 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो हम तो बस अभी सीख ही रहे हैं सबके सब। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की आपने, जैसे प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं, जैसे आपने बताया कोई फैक्ट्री या मिल या जो भी, वहाँ पे प्रोडक्ट आपने इनपुट दिया, रॉ मटेरियल डाला और आपका प्रोडक्ट आउटपुट आ गया। आपका आउटपुट आने में 3-4 एक एक्सटेंडेड टाइम लगता है वो प्रोडक्ट तैयार होने में, एक बच्चा तैयार होने में। ये जो पूरा प्रोसेस है ये काफ़ी लॉन्ग ड्रॉन है, ये सालों लग जाते हैं ये प्रोडक्ट को शेप करने में। बट इसमें आपके जो इनपुट्स है, आपके जो फीडबैक जो मार्केट से आ रहे हैं, जो आप खुद करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर, जो चेंज लाना चाहते हैं, वो बहुत ही इंक्रीमेंटल डेली बेसिस पे ये चेंजेस आप डिप्लॉय करते होंगे। इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत स्टेडफास्टनेस चाहिए, कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे को पता है ये राइट चीज़ है करने के लिए और ये करेंगे हम, और धीरे धीरे करके देखेंगे और इसका प्रोडक्ट मे बी 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद मेरे को देखने को मिलेगा। आपको लगता है ये ऐसा ही होता है ग्राफिक एरा में? देखिए, अगर आप ग्राफिक एरा की भी बात करें तो ये मेरा 32nd ईयर है, 32 साल हो गए। बहुत सारे 32 साल में बहुत सी जनरेशन्स यहाँ से निकल के चली गई, और जनरेशन्स भी पहले जैसे अभी भी आप करते हैं, जेन एक्स, वाई, जेड की बात करते हैं, इसके बाद अल्फ़ा की बात करेंगे, बीटा की बात करेंगे, तो नॉर्मली आप 15-1 साल लेते हैं। देखिए, मैंने 1993 में ग्राफिक एरा शुरू किया था, सो ये 32nd ईयर है। तो जब मैंने शुरू किया था उस समय टेक्नोलॉजी के अगर मैं बारे में बात करूं तो टेक्नोलॉजी करीब 10 ईयर्स में चेंज होती थी, और अभी तो टेक्नोलॉजी 1.5 से 2 साल में, अगर एआई की बात करूं तो कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 1.5 से 2 साल में चेंजेज आ रहे हैं। तो बहुत फास्ट चेंजेज आ रहे हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो इंडस्ट्री वालों के, जैसे हमारे यहाँ अभी हम लोग इन्फोसिस और एप्पल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे यहाँ खुल रहा है। इसके अलावा अमेज़ॉन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वी आर ऑलरेडी हैविंग, और बहुत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस हमारे यहाँ चलते हैं, टाटा का है। तो आपका इंडस्ट्री से अगर कनेक्ट नहीं होगा तो फिर जो चेंजेस आपको लाने हैं वो आप नहीं ला पाओगे, क्योंकि इंडस्ट्री को पहले पता चलता है कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसके बाद फिर वो इंस्टीट्यूट में आता है। लेकिन सर, आप जब भी रीच आउट करते हैं पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को, ये डिक्रीजिंग अटेंशन स्पैन को ध्यान में रख के आई एम श्योर आपके मैसेजेस भी चेंज होते रहेंगे, ताकि ज़्यादा लोगों को, स्टूडेंट्स को पता चले, आपके टारगेट ऑडियंस को पता चला कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, कैसे डिफरेंट है। आप ये कैसे करते हैं? देखिए, अभी क्या है, अभी तो आपको चीज़ों को रिफ्रेश करना पड़ेगा, इससे पहले कि वो बच्चे के माइंड से निकल जाए या पेरेंट के माइंड से निकल जाए। सो यू हैव टू रीइंफोर्स इट, यू हैव टू रीइटरेट इट। तो पहले उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आपने एक दफ़े कह दिया तो काम चल जाता था। लेकिन अभी बीच में डिस्टर्बेंसेस या नई चीज़ें इतनी हो रही हैं, और दुनिया में जो भी नई चीज़ हो रही है वो उसी समय स्टूडेंट या उसके पेरेंट तक पहुंच जा रही है, तो दिमाग के अटेंशन के डाइवर्ट होने के चांसेस बहुत हैं। सो वट एवर यू आर टेलिंग यू हैव टू रीइंफोर्स इट, बार बार आपको उसको बताना पड़ता है। सर, मेरे को बताइए कि ये कैसे आप अडॉप्ट कर रहे हैं, कैसे अडेप्ट कर रहे हैं इस वेव से, इस ये पूरे चेंज से? सी, यू हैव टू फोरसी द चेंज को आपको पहले से उसे एंटिसिपेट करना पड़ेगा, और एंटिसिपेट करने के बाद पहले से ही आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टाइम का भी और रिसोर्सेज का भी पहले से तैयारियां करनी पड़ेंगी। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। 2017 में मैं सिंगापुर में किसी सेरेमनी में गया था, एजुकेशन से रिलेटेड था, तो उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया। वो इंटरव्यू है भी अभी वेब में अवेलेबल है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आगे दुनिया कैसे होगी, तो मैंने कहा आगे दुनिया इस तरीके से होगी कि सारे मॉल्स बंद हो जाएंगे, रोडों में कोई ट्रैफिक नहीं होगा। और मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर आप मुझसे आज पूछें कि आगे की यूनिवर्सिटीज़ कैसे होंगी, तो आई विल से देयर विल बी नो क्लासरूम्स इन यूनिवर्सिटीज़।
स्टूडियोज़ होंगे जहाँ टीचर आएंगे, वहाँ से ऑनलाइन बच्चों के साथ जो है डायलॉग करेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेसेस होंगी आपको यूनिवर्सिटी जैसे दिखेंगी, जैसे किसी होटल का लाउंज दिखाई देता है, वहाँ बच्चे जो है वहाँ पे कॉफ़ी मेकिंग मशीन भी लगी है और चीज़ें भी हैं। बच्चे ग्रुप्स में आ रहे हैं और ग्रुप एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहे हैं। वो इसीलिए आ रहे हैं, जो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको करने आ रहे हैं। अदरवाइज़ जो आपकी थ्योरी वगैरह है वो तो डायरेक्ट ऑनलाइन मोड पे डिलीवर हो जाएगी। तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जो मैं अभी आज आपको कह रहा हूँ 10 साल के बाद ऐसे ही होने वाला है। तो एज अ प्रमोटर मुझे आज पता है 10 साल के बाद क्या होने वाला है, तो इसलिए मैं उसके लिए सारी तैयारियां भी करूंगा। लेकिन अगर प्रमोटर एजुकेशन की लाइन से नहीं होगा, उसके लिए तो एक वेंचर है खाली, और भी बहुत से उसके वेंचर्स होंगे और जगह उसका दिमाग डाइवर्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें वो एंटिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो लॉन्ग रन में ही वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। आपने दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की, एक टेक्नोलॉजी की और एक एक्सपीरियंसेस की। दोनों के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। आपके हिसाब से व्हाट इज़ अ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस जब वो ग्राफिक एरा में आते हैं, उसकी एक्सपीरियंसेस कैसे आप शेप करते हैं? देखिए, किसी भी स्टूडेंट का एक्सपीरियंस जो है उसको, उसके बारे में कोई बात करूं तो पहले ऐसा है, किसी भी चीज़ के बारे में या कोई भी एल्गोरिथम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस डिज़ाइन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने आप को उसमें डालना पड़ता है कि व्हेन यू वेर स्टूडेंट, तो आपकी उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी। करेक्ट। तो उसी हिसाब से अब स्टूडेंट्स की भी होंगी। ठीक है, टाइम बदल गया, उस हिसाब से थोड़ा एक्सपेक्टेशंस चेंज भी होंगी। तो टोटल जो ये एक जो इंस्टीट्यूट के अंदर जितने 3 साल 4 साल बच्चा रहता है, तो उसका टोटल जो स्टे होता है ये बड़ा मेमोरेबल होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और सारी चीज़ें सीमलेस होनी चाहिए। वो बच्चे ने कैसे यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, कैसे उसको सारी जो इन्फॉर्मेशन मिली, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या था, और उसके बाद आगे जो उसका लर्निंग प्रोसेस था वो कैसे चला। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए। और इसमें बीच बीच में कुछ ह्यूमन टच भी होना चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अब आगे मैं बात करूँगा कि ह्यूमनाइट्स आ जाएंगे, वो सारे काम करेंगे, लेकिन फिर भी ह्यूमन टच की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे मैं आज भी पढ़ा रहा हूँ, 32 साल हो गए, अभी भी पढ़ाता हूँ। तो जिस बैच को मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद मैं उसे मसूरी ट्रैकिंग पे ज़रूर ले जाता हूँ देहरादून से। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर जब वो एलुमनाई बन जाते हैं, फिर जब हम लोग बैठते हैं, हमारी यूएस में भी एलुमनाई मीट होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी होती हैं, जब हम लोग वहाँ पे बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों से ज़्यादा बच्चा कनेक्ट करता है। वहाँ गए थे, हमारी ये बात हुई थी, ऐसे। और एक स्टूडेंट को आपको बेटर वे में जानने का भी मौका मिलता है जब आप जो है ना क्लासरूम एनवायरनमेंट से बाहर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। सर, आपने पक्का इंजीनियरिंग ही की है ना? आपने कोई मार्केटिंग का कोई कोर्स भी किया हुआ है, ऐसा लग रहा है? देखिए, कई बार तो मुझे भी अपने पे डाउट होता है कि मैंने क्या क्या किया, लेकिन इसके लिए मैं उस कॉलेज से जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग किया, कर्नाटका यूनिवर्सिटी का कॉलेज था, गोगटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी भी है, और टॉप रैंक कॉलेज उस समय था, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो उस कॉलेज का जो है मेरे लिए बहुत ही, मतलब उनका बहुत ही, आप लोगों के माध्यम से भी मैं उनके लिए बहुत ही, मेरा जो है ग्रेटिट्यूड उनके लिए है कि उन्होंने मुझको इस लायक बनाया, टफ बनाया। और कुछ चीज़ें मैंने क्लासरूम के अंदर से सीखी, और कुछ चीज़ें मैंने कुछ ऐसे भी किया कि आई वॉज नॉट अमंग्स टॉप 3 स्टूडेंट्स और टॉप 5 स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ाई की बात करते। लेकिन उसके अलावा हम बहुत से काम और भी किया करते थे। उस ज़माने में उस पर्टिकुलर कॉलेज में क्लास के अंदर इलेक्शंस भी होते थे। तो अब आप पूछेंगे इलेक्शंस होते थे तो क्यों होते थे इलेक्शंस? नॉर्मली उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव, क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्लासेस में, व्हेन यू आर इन सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में वो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी होता था। तो वो इलेक्ट होता था, और इलेक्ट होने के बाद वो जितनी भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, कहीं टूर जाना है, कहीं ट्रैकिंग होनी है, कोई फेस्ट होना है, कोई बड़ा गेस्ट लेक्चर होना है, उसकी तैयारियां होनी है, वो सारी चीज़ें वो कराते थे। वहाँ वो बड़ा अच्छा, मतलब सिस्टम था उस पर्टिकुलर कॉलेज का, कि उसमें सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के थ्रू कराई जाती थी। टीचर्स खाली दूर से देखते थे उन चीज़ों को, और अगर कभी फेलियर हो जाती तो बड़ी अच्छी डांट भी, बच्चों को बड़ी अच्छी डांट भी पिटती थी। तो क्योंकि मैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर तीनों साल
2 साल CR रहा, तीसरे साल डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी रहा। तो ये सारी चीज़ें मुझे करने का बहुत एक्सपोजर मिला इन सारी चीज़ों से। और ये इलेक्ट होने से पहले भी एक एक्सपोजर था, क्योंकि आई वॉज द ओनली स्टूडेंट इन दैट क्लास फ्रॉम यूपी। वाओ। उसके अलावा मेरा एक फ्रेंड कौशल मेहता, वो हरियाणा से था। दिल्ली से 2 बच्चे दिल्ली से थे। ऑल अदर्स वेयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, अलग अलग जगहों से लोग थे। तो उन लोगों के बीच में जाना, उनको कन्विंस करना कि आप, क्योंकि कोई रीजनल उसमें वहाँ पे लोकल बच्चे भी इलेक्शन में खड़े होते थे, तो लेकिन हमेशा मैं जीता, 3 दफ़े लड़ा, तीनों दफ़े जीता। और मेरे ख्याल अभी तक का रिकॉर्ड होगा एक साथ। लवली सर, आपने अब एक्सपीरियंसेस की बारे में तो हमें सिखाया, आपने बड़े सरल भाषा में ब्रांडेड टच पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर लिया हमें, और आपकी यूनिवर्सिटी कैसे डिलीवर कर रही है उन पॉइंट्स पे। अब हम टेक के तरफ आते हैं। मेरे को हमेशा से ऐसे लगता था, मेरे को आज भी याद है, मैं अपनी इंजीनियरिंग क्लास में, MBA क्लास में कई सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते थे हम, जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है आज के मार्केट में। जैसे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर लर्निंग अबाउट 3G, टुडे वी आर इन 5G। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज्ड टू टीच एंड लर्न अबाउट 4 Ps। अब वो 4 के पता नहीं बहुत सारे Ps हो गए। अब मैंने कल ही एक आर्टिकल पढ़ा है, वो 10 Ps के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ एवोल्यूशन इज़ वेरी फास्ट, और जो भी कॉन्सेप्ट्स हम आज पढ़ते हैं वो कल रेलेवेंट नहीं होते हैं। अब टेक्नोलॉजी के चक्कर में, टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारे चेंजेस और भी फास्टर हो रहे हैं। पहले भी होते थे लेकिन स्लो होते थे, अब और भी फास्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों को, बच्चों को कैसे एम्प्लॉयबल बना रहे हैं उन जॉब्स के लिए जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं? देखिए, एक अच्छे इंस्टीट्यूट का पहला रोल तो ये होता है कि बच्चे को डिसिप्लिन बनाए, उसे मेंटली टफ बनाए, और मैं तो ये भी कहता हूँ फिज़िकली टफ बनाए। मैं तो फिज़िकल फिटनेस पे भी बच्चों से बात करता हूँ, बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं बच्चे आज के टाइम पे 15 साल 18 साल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रगल करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। उसके बाद जब वो किसी अच्छी पोजीशन में पहुंचते हैं, तब तक उनकी सेहत इतनी ख़राब हो जाती है कि लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। तो डेली बेसिस पे आपका एक अच्छा फिटनेस रिजीम चले, और आप किसी चीज़ को खाने से पहले उसके बारे में सोचें कि आप क्या खा रहे हो, इससे आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है, बच्चे को आपको, जैसे मैंने बताया कि मेंटली फिट, फिज़िकली फिट ये करना होता है, उसको टफ बनाना होता है, मेंटली टफ होना चाहिए। और बच्चे को बेसिक्स क्लियर कराने बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अगर बोलें ड्राइविंग में क्या सिखाया जाता है, तो बेसिक्स अगर ड्राइविंग के आपको आते हैं, तो पहले 4 गियर की गाड़ी भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, ऑटोमेटिक भी हो सकती है, बाद में इट में भी एन इलेक्ट्रिक व्हीकल आल्सो। तो अगर बेसिक्स हैं तो आप धीरे धीरे बाकी चीज़ों को जो है ना, आपकी एडेप्टिबिलिटी रहेगी बाकी चीज़ों के साथ। तो बेसिक्स क्लियर करने की ज़रूरी है। एंड बहुत ज़रूरी जो चीज़ है, अ स्टूडेंट शुड, और अ पर्सन, हम सारे लोग, वी शुड बी ओपन टू लर्न। तो आप ऐसे बच्चे तैयार करते हैं, दोज हु आर ओपन टू लर्न। उनको कहीं भी सीखने का मौका मिले तो उन्हें सीख लेना चाहिए। तो अगर इफ़ समबडी इज़ ओपन टू लर्न, तो आगे जाके उस चीज़ें बदलती रहती हैं, वो सीखता रहता है। लवली, आपके हिसाब से वो कौन से जॉब्स होंगे जो कि आज के बच्चों को ध्यान में रखने चाहिए कि हाँ, दिस इज़ दैट वन जॉब दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर? चलिए मैं इससे थोड़ा और पहले की बातें कर लेता हूँ। देखिए, हमारे ज़माने में 90s में जब हम लोगों ने अपना करियर शुरू किया था, उस समय बैंकों में कंप्यूटराइजेशन होने वाला था, और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज उसका विरोध कर रही थी। दे वर टेलिंग कि बैंक्स आर कंप्यूटराइज्ड, तो उससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लोग तो क्या किसी की जॉब गई, आप बताएं मुझे? वोली इंक्रीज्ड, जॉब्स बढ़ी। जॉब्स बढ़ने के साथ साथ कंज्यूमर को फैसिलिटी बढ़ी, और जो लोग बैंक में काम कर रहे थे उनका काम भी आसान हुआ। दे आर एबल टू एनालाइज इन बेटर वेज। तो ओवरऑल सिनर्जी ज़्यादा बेटर हो गई। तो सेम इज़ गोइंग टू हैपन विद AI आल्सो। आज के दिन में अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझको ऐसे करिए, एक बड़ा अच्छा जो है स्टेनोग्राफर दे दीजिए, जो बड़ी अच्छी टाइपिंग टूपिंग करना जानता हो, अच्छे से लिख लेता हो, तो क्या आपको ऐसा आदमी मिल पाएगा आज के टाइम पे? इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू डोंट गेट राइट टाइप ऑफ पीपल। मिल ही नहीं रहे लोग। नॉर्मली अगर मैं बोलूँ मुझे यूनिवर्सिटी में कोई अच्छी काउंसलर चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको वो ढूंढने में भी दिक्कत होगी। करेक्ट।
तो इतने जॉब्स बच्चों के पास हैं। व्हेन आई स्टार्टेड ग्राफिक एरा, मैंने एक काउंसलर की एडवर्टीजमेंट दी थी। मेरे पास उस समय घर से ही ऑपरेट कर रहा था, नया ब्रांड था। मेरे पास 50-60 ऐसे कैंडिडेट आए कि इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि इनमें से किसको लूँ और किसको ना लूँ। आज के ज़माने में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि कोई लेने के लिए कोई मिलता ही नहीं है। तो ये सारी परेशानियाँ हमारी दूर हो जाएंगी एआई के आने के बाद। बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटेड हो जाएंगी, ह्यूमनाइड्स आ जाएंगे, लेकिन उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करेगी। आपको इस तरह से सोचना चाहिए। आपके पास ज़्यादा टाइम होगा और चीज़ों को और ढंग से करने के लिए। आपने एक और, सॉरी मैं बार बार आपके कॉन्वर्सेशंस में टैप इन करके कुछ ऐसे नगेट्स निकाल दूंगा ताकि हमारे ऑडियंसेस इसके रिलेट कर पाएँ और कॉन्वर्सेशन फ्लो बना रहे। आपने बताया कि आपकी बहुत सारी एलुमनाई मीट्स होती हैं, कभी यूएस में होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में होती हैं। तो what I'm also realizing that Graphic Era is going on to become not just a national brand but an international brand. आप कैसे ये जर्नी को देखते हैं? देखिए, कोई भी अगर टॉप कंपनी आप बताएं वर्ल्ड में कोई भी, वहाँ आपको ग्राफिक एरा का एलुमनाई आपको ज़रूर मिलेगा। एप्पल और ये, हाँ, एप्पल में हमारे एलुमनाई, माइक्रोसॉफ्ट में हमारे एलुमनाई, सब जगह, गूगल में हैं, सब जगह मिलेंगे। लवली। और ये एक दूसरे की मदद भी करते हैं। एलुमनाई जगह जगह हमारे चैप्टर्स होते हैं, तो जो नए आते हैं उनको गाइडेंस भी देते हैं। और हो सकता है फ्यूचर में हम लोग कहीं बाहर भी एक्सपेंड करें, हो सकता है। अभी हम लोग एक्सपेंशन मोड में नहीं हैं, अभी तो ग्राफिक एरा कंसोलिडेशन मोड में है। और उसमें है कि जैसे आपको पता है इंडियन सिनेरियो में तो हम लोग हमारी 52nd रैंक यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग में भी 52nd है और यूनिवर्सिटी में भी। लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में हम लोग जाएंगे और उसके लिए हम बहुत सी इंटरनेशनल फैकल्टी भी रिक्रूट कर रहे हैं। और इसके अलावा हम देख रहे हैं हमारी जो टॉप लीडरशिप हो वो भी इंटरनेशनल, उसके पास 1 या 2 डिग्री इंटरनेशनल हो, अच्छे इंटरनेशनल एक्सपोजर और अच्छी इंटरनेशनल नेटवर्किंग वाले लोग हमको ज्वाइन करें। और ये ज़रूरत है क्योंकि अब जो कंपटीशन है आपका एक शहर में या एक स्टेट में या एक देश में नहीं है, सब जो है ग्लोबल कंपटीशन है। तो ये सारी चीज़ें करके हम लोग जो है एक अजाइल ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे हो सकता है कि मेरी एज बढ़ रही है लेकिन ग्राफिक एरा इज स्टिल क्वाइट यंग, वेरी वेरी यंग, तो उसमें उसी तरह की एनर्जी और सिनर्जी बनी रहनी चाहिए। लवली, दैट्स वेरी एनकरेजिंग टू हियर। बट आई एम प्रीटी श्योर आपके पास स्टूडेंट्स आते होंगे और वो बड़ी ऑनेस्टली कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इतने सारे चॉइसेस हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास। आई एम श्योर वो आके पूछते होंगे, सर मैं क्यों ज्वाइन करूँ आपका यूनिवर्सिटी? क्या जवाब होता है आपको उनको, ऑनेस्ट जवाब? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं पर्सनली बहुत से शहरों को ट्रैवल करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, लखनऊ में 98 से जा रहा हूँ हर साल, और वहाँ पे करियर गाइडेंस सेमिनार कर रहा हूँ। ये जो CGS हैं, बहुत से सिटीज़ में तो मैं खुद ही जाता हूँ। मैं लखनऊ जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, इसके अलावा मैं इंदौर जाता हूँ, भोपाल जाता हूँ, बहुत से और सिटीज़ हैं जहाँ मैं जाता हूँ और ख़ुद जो है नए बच्चों को एड्रेस करता हूँ और उनका गाइडेंस करता हूँ। अदरवाइज़ भी पूरे साल हमारे यूनिवर्सिटी की जो टीम होती है वो जगह जगह जाके, स्कूल्स में जाके बच्चों को अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं। और बहुत टॉप साइंटिस्ट वगैरह भी हम लोगों के साथ जो हैं एसोसिएटेड हैं, जो है DRDO के इधर के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हैं जो रिटायरमेंट होने के बाद जो कंट्री को, कुछ बच्चों को गाइड करना चाहते हैं, तो वो लोग भी हमारे थ्रू जाते हैं और बच्चों को बताते हैं। अब जैसे आपको अगर सपोज स्पेस में करियर बनाना है या किसी और चीज़ में बनाना है, डिफेंस में करियर बनाना है, लोग जाते हैं। तो सारे एक्सपर्ट्स जाके बच्चों को, पूरे साल हमारी पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम करियर काउंसलिंग कर सकें। So it is not about telling how good your place is, but telling how good a particular student can become. और ग्राफिक एरा कैसी वो जगह है जहाँ पे वो ये करियर को परस्यू कर सकते हैं। वेरी नाइस टू हियर। सर, आपने बताया 32 साल की जर्नी, रेगुलर चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस, एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजी, पीपल, प्रोसेसेस, सब कुछ रेगुलर बेसिस पे अपडेट और चेंज हो रहा है। बट आई एम श्योर कुछ चीज़ें तो कांस्टेंट हैं। अपनी कॉन्वर्सेशन से अभी तक मेरे को समझ में आया कि adaptability, agility of an organization, of the people, the employees that you have is very important for you. What are some of those core values that you think are important for
योर यूनिवर्सिटी, योर ब्रांड? देखिए, सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर इन सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर का मतलब अलग हो जाता है। अब जैसे आप देखते हैं, अभी भी बोलते हैं इंडिया में कहीं कहीं पे जो है इंस्पेक्टर राज है। सो पीपल जो गवर्नमेंट पोजीशन पे बैठे हुए, वो ये नहीं समझते कि वो फैसिलिटेटर है, वो समझते हैं वो रेगुलेटर है। तो ये रेगुलेटर और फैसिलिटेटर के बीच में जो डिफरेंस होता है, वैसे ही कई बार टीचर्स में भी आ जाता है कि वो दे आर ऑलवेज राइट, दे आर टीचर, दे हैव अथॉरिटी। तो वो नहीं है। आप सर्विसेज में हो, आप कंपटीशन में हो, और आपको बच्चे को इस लायक बनाना है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काम कर सके, तो आपको इंडस्ट्री वालों की भी बात सुननी समझनी पड़ेगी। आपको ये बहुत ज़रूरी है, टीचर्स को भी अपने आप को कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बच्चों को कैसे कराएंगे। सो लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स हम लोग करते हैं, एंड वी आर अ स्टूडेंट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो मैंने बताया कि हम सर्विस में मानते हैं कि हम सर्विस सेक्टर में हैं, और दूसरा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं बड़ी खुशी से और बड़े गर्व से आपको बताऊंगा कि ग्राफिकेरा जो इंस्टीट्यूट है, ये मिडिल क्लास वालों के बच्चों का इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे सर्विस क्लास का बच्चा आता है, जहाँ पे फार्मर्स का बच्चा आता है, जहाँ पे जो हमारे सैनिक हैं उनका बच्चा आता है। तो बड़ी हार्ड अर्न मनी है। अगर आपके पास किसी सोल्जर का बच्चा है, आर्मी पर्सनल का बच्चा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके फादर जो है अपनी ज़िंदगी को दांव में लगा के उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमारे देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। राइट। तो उसको सही डायरेक्शन देना, ये हमारी ड्यूटी बनती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लवली टू हियर, वेरी एनकरेजिंग बॉस। सर, एक और चीज़ बताइए, अगर आप स्टूडेंट्स के बारे में देखें कि स्टूडेंट्स की ऑडियंस सेट बहुत ज़्यादा है, बहुत वाइड है, लेकिन उनकी ROI लेड थिंकिंग कभी नहीं जाती। वो हमेशा देखते हैं कि अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है, मैंने एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगाया, एक्स अमाउंट ऑफ पैसे लगाए, उसका रिटर्न कैसे आया। आप क्या एडवाइस करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, जो कि उनको बेनिफिट डिलीवर कर सकता है? देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया दैट मोस्ट ऑफ आवर गार्जियंस जो हैं सब मीडियम क्लास फैमिलीज़ के हैं, और मेरे यहाँ 75% बच्चा जो आता है उसके पेरेंट्स कोई ना कोई बैंक लोन लेते हैं या अपने GPF से पैसा निकालते हैं। तो इस तरह की फैमिलीज से बच्चे आते हैं, तो उनको आगे परफॉर्म करने का प्रेशर तो हमेशा बना रहता है। फादर के रिटायर होने से पहले बच्चे को सेटल होना है, तो ये एक सेल्फ चेकिंग प्रेशर भी होता है, लेकिन इसके साथ हम लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो जो हम लोगों का पहला गोल तो ये होता है कि इसको एक ऐसा जॉब मिले बच्चे को जो इसका अच्छा फ्यूचर बन सके, और इसके पेरेंट्स ने जो लोन वगैरह लिए वो पूरे हो सके। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी रहती है कि इसमें से कुछ बच्चे, एवरीबडी शुड नॉट बिकम अ जॉब सीकर, कुछ लोग ऐसे भी हों जो जॉब क्रिएटर बने। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ तो उस ज़माने में अगर कोई 92 में कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा है, तो 90% लोग तो मेरे ख्याल अभी US में होंगे, बच्चे जितने भी थे उस ज़माने में सब चले गए। तो कोई इंडिया में रुक के कोई स्टार्टअप वगैरह के थ्रू जॉब क्रिएटर बने और लोगों को भी जॉब दे। तो उस तरफ भी, क्योंकि मैं खुद एंटरप्रेन्योर था, वहाँ से मैंने काम शुरू किया, तो आई ऑलवेज थिंक कि अगर मैंने ये किया तो और बच्चे, जो आज के बच्चे हैं, उनके पास तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। आज ऐसी गवर्नमेंट आ गई हैं जो स्टार्टअप को लोन्स दे रही हैं। हमारे टाइम पे तो कोई लोन नहीं होता था, और तरह तरह की फैसिलिटीज़ स्टार्टअप्स को मिल रही हैं। तो कुछ बच्चों को उधर भी जाना चाहिए, लेकिन बेसिक जो चीज़ होती है कि पहले उनको एक जॉब चाहिए, जो उनके पेरेंट्स ने पैसा इन्वेस्ट किया वो आना बहुत ज़रूरी है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई ऐसी फ़ीस रख लेंगे कि आप रिटर्न आने में दिक्कत हो रही है, तो धीरे धीरे आपके यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को धीरे धीरे लोग रिजेक्ट कर देंगे। राइट। क्योंकि ये सब कुछ जो है वर्ड ऑफ माउथ से ही चलता है। आप अखबार में एडवर्टीजमेंट दे लें, टीवी में दे लें, कुछ भी कर लें, अल्टीमेटली सब कुछ वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही होने वाला है। आई जस्ट गिव यू एन स्मॉल एग्जाम्पल। सपोज देयर इज़ अ स्टूडेंट फ्रॉम जबलपुर, और वो ग्राफिकेरा टीम्ड यूनिवर्सिटी देहरादून को ज्वाइन करना चाहता है। तो सबसे पहले तो अगर जबलपुर का कोई स्टूडेंट है तो उससे ज़रूर पूछेगा, अदरवाइज उसकी फैमिली का कोई अगर रिश्तेदार देहरादून में है
उससे ज़रूर पूछेंगे। तो आपकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। सीधे तो कोई इतनी दूर से बच्चे को लाके, तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत मैटर करता है। एक अलग थ्रेड पे चलते हैं सर। आपने स्टूडेंट्स के लिए बताया, आपने पेरेंट्स के लिए बताया, आपने ये भी बताया कि इंस्टीट्यूशंस आर बिल्ड ऑन बेसिक वैल्यूज़ ऑफ ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड ऑल ऑफ दैट। हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी सिमिलर थॉट प्रोसेस और थिंकिंग से आती है। बट आपने इसे ग्राउंड अप लास्ट 32 इयर्स और शायद 1-2 साल पहले की जर्नी भी आपकी ऐसी रही है जो आप चलते हुए रहे हैं इस जर्नी पे। जो आपका क्या एडवाइस होगा उन एंटरप्रेन्योर्स को, उन बिल्डर्स को जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड कर रहे हैं, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि रन ऑफ द मिल टाइप का काम नहीं सेलेक्ट करें। जो पहले से ही बहुत से लोग कर रहे हैं उसको करने में कोई मज़ा नहीं है। दूसरी चीज़, उसी लाइन को सेलेक्ट करें जिसमें आपको मज़ा आता है। अगर आप उसे एंजॉय नहीं करते हैं तो फिर आप उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, बिकॉज इन एवरी लाइन देयर इज़ अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में आप तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब औरों से ज़्यादा आप उसमें काम करेंगे, और औरों से ज़्यादा काम तभी कर पाएंगे जब उस काम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बहुत ज़रूरी है। हमारे ज़माने में पेरेंट्स ये कहते थे बड़ा बेटा डॉक्टर बनेगा, छोटा इंजीनियर बनेगा, इस तरह की बातें घरों में हुआ करती थी। आज मैं आपको बताता हूँ, हर फील्ड में एक बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर है। अगर मैं आईटी की बात करूँ तो अगर कोई आदमी बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहा है, क्या आईटी खाली उसी के लिए? ऐसा नहीं है। अगर कोई इंग्लिश ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स कोई बच्चा कर रहा है, वो भी आईटी में जा सकता है। ही कैन बिकम अ कंटेंट राइटर। और अगर कोई आदमी जो है आर्टिस्ट है और वो कोई फाइन आर्ट का कोर्स कर रहा है, ही आल्सो हैज़ अ करियर इन आईटी। वो एडोबी जैसी कंपनी आईटी में ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई नेटवर्क इंजीनियर है, ही आल्सो हैज़ अ करियर इन आईटी। तो और इसके अलावा मल्टीमीडिया, साउंड वाले लोग, वीडियो वाले, वीडियो एडिटिंग वाले, सारे लोग, मास कॉम का कोर्स कर रहा है, ही आल्सो हैज़ अ करियर इन आईटी। मैं आईटी बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आईटी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जॉब्स की, और हम आईटी के, आपको पता है, वर्ल्ड लीडर भी हैं, इसलिए मैं बार बार आईटी बोल रहा हूँ। तो हर फील्ड में, हर एरिया में आज के ज़माने में बहुत अच्छा करियर है। पुराने ज़माने में लोग जो एडवोकेट वगैरह उसी को बनाते थे, लोग कहते थे कोर्ट में जाएगा, प्रैक्टिस करेगा। अभी कॉरपोरेट में बहुत से एडवोकेट्स की ज़रूरत होती है। बहुत से बच्चे जिनकी परसेंटेज 95 के ऊपर है, वो बीकॉम, एलएलबी और बीबीए, एलएलबी इस तरह के कोर्सेज करते हैं और कॉरपोरेट में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो हर फील्ड में देयर इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग करियर। ओनली थिंग इज़ दैट आप वही सेलेक्ट करिए जिसको आप इंजॉय करते हैं। और पेरेंट्स के लिए भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते, अब अगर मेरा सपना आईआईटी में निकलने का था और मैं आईआईटी में नहीं निकल पाया, तो जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो सबसे पहले अपना सपना जो है उस पर ट्रांसफ़र कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं निकल पाया तो मैं चाहूँगा वो ज़रूर आईआईटी में निकले। तो ऐसा पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेट द चिल्ड्रन फॉलो देयर ओन ड्रीम्स। वो जो भी करना चाहते हैं, हर फील्ड में आपको पता है बड़ा अच्छा करियर है। अब जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, अब आप देख रहे हैं आईपीएल वगैरह में कितने बच्चे अपना करियर बना रहे हैं। फैबुलस। सर, आपने जब अपना आंसर शुरू किया था, आपने बताया था चूज़ अ फील्ड दैट डिलीवर्स अ लॉट ऑफ फन टू यू। हम वो फन पे आते हैं थोड़ा। आपने एक वो शो आता है, आई एम श्योर करण जौहर का नाम सुना होगा हमारी ऑडियंसेस ने। सुना ही है, बाकी मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। एंड में एक रैपिड फायर राउंड होता है। रैपिड फायर के अंदर क्विक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम वैसा कुछ एक करें? कर लीजिए। अगर आप दिन भर, आपकी बिजी दिनचर्या है, आपने ख़त्म कर दिया काम अपना सारा, आप घर पे आते हैं, कैसे अनवाइंड करते हैं? गाना प्लीज़ मत बताइए, क्योंकि हमें पता है आपको गाना बहुत पसंद है। देखिए, मैं नॉर्मली शाम को 7, साढ़े 7 बजे तक घर में आता हूँ। घर आने के बाद एक हमारे यहाँ कैरम का मैच होता है, जिसमें मेरे फादर भी होते हैं, मेरा छोटा बेटा भी होता है, मैं भी होता हूँ, और हमारे एक आध टीचर्स भी होते हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर्स जैसे हैं। तो शाम को हम लोग कैरम खेलते हैं, तीनों जनरेशन साथ में। ओह वाओ, दैट इज़ लवली। आई कैन ओनली इमेजिन वेयर योर शॉट्स कम फ्रॉम नाउ। अगर आप किसी स्टूडेंट के साथ अपना रोल स्वैप करें, कौन से क्लास में आप बैठना चाहेंगे? आई विल ऑलवेज लाइक टू सिट इन फर्स्ट ईयर, क्योंकि पहले साल का बच्चा जो होता है वो बिना सोचे कुछ भी पूछ लेता है और ज़्यादा उसके दिमाग में बहुत से आइडियाज़ होते हैं। सो फर्स्ट ईयर विल बी गुड। थैंक यू।
आपने बताया कि आप शाम को तो कैरम खेलते हैं, आप दिन में जब उठते हैं तब क्या करते हैं? दिन में तो देखिए बिकॉज वी हैव स्टार्टेड अ मेडिकल कॉलेज आल्सो, तो दिन में तो कैंपसेस के बीच में मैं आता जाता रहता हूँ। एक जगह पढ़ा लिया, दूसरी जगह एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, तो और एक क्लास तो होती है, क्लास के बाद एडमिनिस्ट्रेशन होता है, फिर एक कैंपस से दूसरी कैंपस में जाना, उधर देखना, तो ये सब कुछ दिन भर चलता रहता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एंजॉय तो मैं क्लास ही करता हूँ। Sir, we had a fabulous time today. And thank you so much for sharing your time, your thoughts, your experiences with us. And I'm pretty sure that our viewers will have a fabulous time listening to this. Thank you so much, sir, for your time. थैंक्स अ लॉट, आपने मुझको यहाँ बुलाया और अपने थॉट शेयर करने का मौका दिया। It was a pleasure, sir. Thank you.